अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र इलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जो कि इंतहाई संजीदा, इंतहाई गंभीर हो चुकी थी, इसमें हमेशा हम ये देखते हैं कि जब भी कोई ड्रामाई तब्दीलियाँ आने वाली होती हैं तो एकदम एक हवा सी चलती है जिससे ये अंदाज़ा होने लगता है कि कुछ होने वाला है, और फ़िज़ा में फिर हमें इसी किस्म के सरगोशियाँ सुनाई देती हैं और फिर उन पर सब लोग कान धर रहे होते हैं। ये हुकूमत जिसने अभी कुछ दिन ही हुए हैं इक़्तिदार संभाला है, इसके बाद से अगरचे ये एक चीज़ नज़र आ रही थी कि ये बहुत मुस्तहकम नज़र नहीं आ रही। शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं, वो भी ऐसा लग रहा था कि जो उनकी तमाम तर तवानाइयाँ और जिस स्पीड का वो हमेशा क्रेडिट लेते हैं वो भी नज़र नहीं आ रही थी। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि फ़ैसले करने में भी कुछ लेतोलाल से काम लिया जा रहा था। बहुत सारी चीज़ें थी जिनको कंसीडर किया जा रहा था। सियासी जमातों के अंदर भी इख्तिलाफात चल रहे थे कि इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब की जो तहरीक है, जो उन्होंने खैबर से कराची तक मुख्तलिफ शहरों में जलसे किए, बहुत बड़े बड़े क्राउड्स उनके जलसों में आए, लोगों का जज्बा और जुनून भी देखने वाला था। और खान साहब भी किसी तौर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मुसलसल इस हुकूमत को पहले दिन से दबाव में रखा है। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में पिछले कुछ दिन में हमने देखा है कि एकदम से ड्रामाई तब्दीलियां होना शुरू हुई और एक दफ़ा फिर से यूं लगा कि हवाएं रुख बदल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम सुओ मोटो नोटिस लिया, जहां पर तकर्रुर और तबादले, और ख़ास तौर पर उन महकमों और इदारों में जहां पर प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के खिलाफ जो केसेस की समाअत हो रही थी, या कह लीजिए जिनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसके हवाले से उन्होंने इस पर तकर्रुर तबादले रोक दिए और उस पर सुओ मोटो लिया। इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा अहम फैसला दिया और डी सीट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 25 अरकान असम्बली को जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, जिससे हमज़ा शहबाज जिन वोटों से वज़ीर आला मुंतखब हुए थे उनमें यकीनन कमी वाक़ हो गई और पंजाब में एक नया आइनी बहरान पैदा हो गया। इन तमाम तर सूरत हाल के बाद आज इमरान खान साहब ने जब जलसे में तारीख का ऐलान करना था तो हमने देखा कि उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख भी अनाउंस तो अभी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इस पर यानी इतवार के रोज़ कोर कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद तारीख अनाउंस कर देंगे। ये सारी सूरत हाल किस तरफ अब इशारा दे रही है? क्या वाकई एक दफ़ा फिर से तब्दीली इक़्तिदार की गूंज है? इसी हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुश कहती हूँ। इमरान साहब, मैं यहीं से बात का आगाज़ करना चाहूँगी जिसका इब्तिदा में मैंने आखिर में जिक्र किया। आज सब ये इंतज़ार कर रहे थे कि खान साहब डेट अनाउंस कर देंगे और लॉन्ग मार्च किस तारीख को होना है इस्लामाबाद की तरफ पता चल जाएगा, लेकिन आज तवील तकरीर के बावजूद भी उन्होंने आखिर में डेट अनाउंस नहीं की। उसको थोड़ा सा भी उन्होंने सीगा राज में रखा है। इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सीधी सी बात है, कोई ख़ास वजह नहीं है। पहली बात तो ये कि उन्होंने डेट अनाउंस अभी करना ही नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 20 को ऐलान करूँगा, उन्होंने कहा था 20 के बाद। लिहाजा इमरान खान साहब ने आज अनाउंस नहीं करना थी। जो PTI के अंदरूनी करीबी हल्के हैं उनके मुताबिक किसी दिन भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 20 को ही ऐलान करूँगा। देखिए, मुल्क की सियासत जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, उसमें रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं, घंटों की बुनियाद पर ये भी सही ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं। और ये देखें कि पिछले 3-4 दिन से जो माहौल बना हुआ है, कभी किसी तरफ से जुडिशियल एक्टिविज़म की बात आ रही है तो किसी तरफ से कुछ और आवाज़ें आ रही हैं, किसी तरफ से एक बार फिर किसी पेज की बात हो रही है, और ये किसी तरफ से न्यूट्रल्स पे बात हो रही है। ये सारी चीज़ें जो है ना, असल में वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऐसी खिचड़ी सी पक गई है जिसमें किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, या ऐसी सूरत हाल बनाई जा रही है कि वो कहते हैं ना, कुछ ना कोई ना समझे खुदा करे कोई, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, तो कुछ ऐसी सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी अगर हम बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। देखें, उनका मौक़िफ़ ये है कि जनाब हम क्यों ऐसे मुश्किल फ़ैसले करें जिससे हम कल को इस बात के ज़िम्मेदार गिरदाने जाएं कि जिससे हमने आते महंगाई कर दी। और वज़ीर आज़म अगर ऐसे इक़दाम करेंगे तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो इलेक्शन में जाके जलसों जुलूसों में ये बात करेंगे कि देखें जी, हमने तो आपका आवाम का ख्याल किया था, हमने तो IMF के प्रेशर को नहीं लिया, हमने तो कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन ये आए और इन्होंने आते ही कीमतें बढ़ा दी। अब सियासत में तो इसी तरह से होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तो एक तो ये मामला बड़ा समझने वाला है। दूसरा वो ये कहते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि इलेक्शन 1.25 साल के 1.5 साल के बाद होना है, यानी कि अगस्त 2023 में होना है,
तो फिर हम इस मुश्किल ये करवा घूंट पी भी लें ताकि हमारे पास इतना टाइम हो कि हम कुछ डिलीवर कर सकें और हम बता सकें कि हमने ये मुश्किल फ़ैसला ज़रूर किया, लेकिन उसके नताइज ये देखें हमारा ये मामला हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए खासा ये मुश्किल वक्त था, और उसने जो फ़ैसला करना है उनको अब भी मैं कहता हूँ कि अब भी उन्हें डेयरिंग फ़ैसला करना चाहिए और उसमें फौरी करना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं इन्होंने करना चाहिए कि कितने जो भी फैसला करना है वो फैसला लें और फिर उस पर स्टिक हो जाए। इलाली साहब, खान साहब की लॉन्ग मार्च की डेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज, क्योंकि जो सीरीज में उन्होंने जलसे किए रोजाना की बुनियाद पर उसका ये आखिरी जलसा था और सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज वो डेट अनाउंस कर देंगे, ताकि अगर एक हफ्ते बाद की भी वो डेट देते हैं 26-27 तो लोगों को एक हफ्ता तैयारी का भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन आज भी उन्होंने डेट ही अनाउंस नहीं की। आपको क्या नजर आ रहा है, क्या ऐसी वजह हो सकती है कि वो डेट अनाउंस करने से कतरा रहे हैं, जबकि इस बात का उन्होंने फिर भी कह दिया है कि आखिर में ही इस महीने के हर सूरत करेंगे लॉन्ग मार्च? देखिए, वो क्यों डेट अनाउंस करें जब तक डील जो है वो पूरा डील सील नहीं होता। उनकी क्या ज़रूरत है कहने। मिसाल के तौर पे अगर डील सील हो गया तो डेट तो मार्च भी नहीं होगा। अच्छा। और अगर डील नहीं हुआ या आधा डील हो गया, आधा डील तो हो गया है ना जो इस वक्त है, और वो इसलिए नहीं हो रहा है ये जो आप सुन रहे हैं कि हाय हाय हम जिम्मेदारी क्यों ले महंगाई की। इनको कोई परवाह ही नहीं है महंगाई की। ये चाहते थे कि 1.5 साल इनको मिले कि इस 1.5 साल में जितना भी एविडेंस था इनके खिलाफ वो मिटा दिया जाए। जो कानून है बदलना ज़रूरी है इनको बचाने के लिए, वो भी पूरा इम्प्लीमेंट हो जाए। और उसके बाद अगर ये इलेक्शंस हार जाए जीत गए, डजंट मैटर। जो लूट है उसको आराम से इस मुल्क में या बाहर दोनों जगह उसको एंजॉय करें। मगर मैं आपको बताता हूँ व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या है जो गलत था हो गया। एक तो ख़ास इमरान खान का इनक्रेडिबल जो कोई बेमिसाल आवाम के साथ जो एक नया लीस ऑफ लाइफ उसको मिला है। ये तो अब मैं कह सकता हूँ कि कोई पाकिस्तानी लीडर क़ायद आज़म के बाद इस किस्म की एजुलेशन और सपोर्ट उसको मिला नहीं है। दूसरी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले करके इनका बिल्कुल प्लान ख़त्म कर दिया है। पहला इन्होंने कहा है कि तुम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि आप अपने केस में इंटरफियर नहीं कर सकते, नैब की चेंजेस आप नहीं ला सकते, FIA की चेंजेस आप नहीं कर सकते। अगर आप ये चेंजेस नहीं कर सकते और तो फिर क्या रह क्या गया है? आप तो आए थे इसीलिए। दूसरी बात उन्होंने कहा है, शर्त लगाया है नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के कि आप EVMs इस्तेमाल नहीं करेंगे और 3 मिलियन जो आपके वोटर्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको वोट नहीं मिलेगा। इलेक्शन कमिश्नर जिसका फ़र्ज़ होता था कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करें, और वो गवर्नमेंट जो उस वक्त था उन्होंने तो फ़ौरन कह दिया था कि मैं नहीं कर सकता, और 3 महीने नहीं 7 महीने ये मशीन्स और ये वो। हमें सबको पता है कि क्यों मशीन्स नहीं इस्तेमाल होंगे, मगर उससे भी ज़्यादा अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को किसी सी बेसिस पे भी आप उनको वोट नहीं देंगे तो 3 मिलियन वोटर्स इमरान खान के वोट नहीं कर सकेंगे, और वो एक बड़ा चंक ऑफ वोटर्स है। और अब अगर आप नैब चेयरमैन लगा सकते हैं, भाई आप किसको कंसल्ट करेंगे लैब चेयरमैन के लिए? पता है आपको? राजा रियाज जी, वो अपोजिशन लीडर जो डिस्क्वालीफाई हो जाना था,
वो ऑपोजिशन लीडर बन गया है भाई। हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग? जो आदमी उसकी पार्टी को छोड़ के अब गवर्नमेंट साइड पे गया, अब उसको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना के उसके साथ एग्री करेंगे चेयरमैन के लिए? ये कोई इंसाफ है? ये कोई सलूशन है? एक्सेप्टेबल है? ये तो कोई नहीं होने देगा। ये उठ के खड़े हो जाएंगे फौरन। तो देखिए ऐसे किस्म के मसले पैदा हो गए हैं इधर, ठीक है, कि बेहतर ये है कि इलेक्शंस की तरफ जाएं और मिनिमम उनके डिमांड्स जो हैं नवाज शरीफ के, कि नैब का, ये तो आपने बड़ा सैर हासिल हिलाली साहब बात की, बदलें नैब का परस्यूट। ठीक है, मुझे सिर्फ एक शॉर्ट सा आंसर एक कर दे, मैं फिर इमरान साहब की तरफ जाऊंगी। आपने कहा कि डील सील नहीं हुई, ये डील इमरान खान साहब कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं जो कि सील नहीं हुई अभी? इमरान खान और गवर्नमेंट के एग्रीमेंट होना चाहिए। आपको अगर डील लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता है तो एग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं और हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप अगर ऑफ़र कर रहे हैं ये दो चीज़ें, मेरा तो अपना ख्याल है ये अनएक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, लेकिन इमरान साहब अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए कि आप नैब को भी नहीं। ओके, ये तो मुझे ज़रा वो क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, क्योंकि हमारे यहाँ डील को बड़ा वो देखा जाता है गलत अंदाज में कि इमरान खान साहब कहीं पीछे कहीं किसी के साथ डील कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर इमरान साहब का भी कमेंट लूँगी, लेकिन हमारे अपने सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनका ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी इस पर। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे शो में टाइम निकाला है हमारे लिए। सबसे पहले तो ये बता दीजिए भट्टी साहब, क्या वजह है, किसने रोक दिया इमरान खान साहब को आज डेट अनाउंस करने से? क्या पीछे कोई खिचड़ी पक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इमरान यकूब साहब और हलाली साहब को मेरा सलाम अर्ज कर दें और आपका भी शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में अदम एतमाद यहाँ कभी भी बगैर ताकत के नहीं होती। कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री है, हुकूमतें जलसे जुलूसों और लॉन्ग मार्च से नहीं जाती थी। इमरान खान ने आज अदारों को भी टारगेट किया, जो वो इन्हें लाया वो होंगे, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जो मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मेरा ख्याल है पसे पर्दा पिछले हफ्ते बाद लोगों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से कहा था कि आप जल्द इलेक्शन करवाएं, हमारी मजबूरी है। और इमरान खान को यकीनन पसे पर्दा बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, इनके दो मिनिस्टर रेगुलर राब्ते में है। पॉसिबल है कि क्योंकि एक तरफ तो आज वो लोटों के बारे में, सॉरी मुनर्रफ अरकान के बारे में भी फैसला आया और इमरान खान को चट्टा सदकार तो कोई किसी ने यकीन दहानी कराई हो कि वो जल्द इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि नवाज फैमिली में भी इख्तलाफात है। तो मुझे लगता है उन्होंने इसीलिए एक हफ्ता मजीद ले लिया है कि 25 और 29 तक के बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और नए इलेक्शन कराने के लिए केयर टेकर पर कोई रजामंदी नहीं हो रही। इसी वजह से इमरान खान साहब ने आज इसका डेट का ऐलान करना, जिसका वो 1.5 महीने से दावा कर रहे थे, नहीं कर पाए। और शायद बैकडोर राब्ते और खुफिया अहम तरीन अदारों की मदद वो भी चाह रहे हैं। तो आपके नज़दीक आरिफ हमीद भट्टी साहब, क्या अगले हफ्ते में ये मेजर डेवलपमेंट हो सकती है कि डेट अनाउंस करने से पहले ही असेंबलियां तहलील करने की अनाउंसमेंट हो जाए? देखिए, मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, मेरे से ज्यादा साहिब इल्म इमरान यकूब साहब और जफर हलाली हैं। जल्द से जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती। हुकूमत आपस में सख्त इंतशार का शिकार है। शरीफ फैमिली में आपस में इख्तलाफात है, और नवाज फैमिली और शहबाज शरीफ के बच्चों में। ये लफ्ज मैं खबर बताया दे रहा हूँ। जरदारी साहब का खुद दबाव है, मौलाना फजलुर रहमान का अलग दबाव है, MQM की हुकूमत के साथ राब्ता और सॉरी अपोजिशन के साथ राब्ता हो चुका है। उनका ख्याल है कि बात ताकतवर हल्के जिसके कहने पर हमेशा MQM जाती है, अगर वो मूव कर देंगे तो ऐसे में प्रेसिडेंट मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इत्मीनान का वोट लेने के कहेगा, फिर ऑटोमेटिकली हुकूमत चली जाएगी। तो मेरा ख्याल है इमरान खान बैकडोर डिप्लोमेसी से होने वाली डेवलपमेंट के मुनासिब से आज खत्मी डेट नहीं दी और कमांडी का बहाना बना लिया कोर कमेटी का कि पेशावर में 25 और 29 दूंगा। ये मेरी खबर है। अच्छा भट्टी साहब, एक बात मैं भी आपसे जानना चाहूँगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में बिजनेसमैनों से भी बात करते हुए इस बात का गिला किया कि उन्हें पूरी सपोर्ट नहीं मिली, इसलिए ये मामला इस तरह से हो रहे हैं। इस पे भी ज़रा रोशनी डालें कि किसकी और कौन सी सपोर्ट नहीं मिली।
देखिए, उन्होंने वादिया तौर पर कहा जितना लाडले को 70% सपोर्ट मिली थी उससे 30% भी शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया हमें मिलती। तो ये हकीकत है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। इमरान नवाज शरीफ को ये सपोर्ट मिलती रही ज़ियाउल हक के दौर में और 97 में। इमरान खान साहब को क्योंकि जिन्होंने ये अदम एतमाद कराया था, अब वो ही चाहते हैं नया इलेक्शन चले जाए, उधर भी कुछ नाराजगी है, कुछ इख्तलाफ राय पाई जाती है। इसी वजह से इमरान खान को बाद आपके कुछ दोस्तों ने जो नजर नहीं आते, उन्होंने इमरान खान का और एमक्यूएम का राब्ता कराया। अगर वो 7 वोट माइनस हो जाए तो 174 है, 167 रह जाते हैं। तो इसीलिए इमरान खान का ख्याल है कि शायद इस हफ्ते में हुकूमत खुद ही पाकिस्तान हल्कों के साथ मिल के असम्बलियों को तहलील कर दे और नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। अच्छा भट्टी साहब, भट्टी साहब मैं एक बात आपसे मजीद जानना चाहूँगा। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल जब लाहौर में होंगे तो उनकी हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनसे और मरियम नवाज से भी कुछ मुलाकातें ड्यू हैं, जिसमें बहुत सारी वो चीज़ों का फैसला करेंगे। तो आपकी इतला क्या है, क्या उन मुलाकातों में इस बात पे भी कोई डिस्कशन की जाएगी कि नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए या असम्बलियाँ तोड़ दी जाए? ये बातें हो रही हैं लंदन में। शरीफ फैमिली यानी कि नवाज शरीफ फैमिली भी है और हमजा शहबाज भी, वहां भी एक बात पे तलखी हो चुकी है। आज वजीर आजम फैमिली के एक लोग फैमिली के जो बाहर से 1-2 दिन पहले आए हैं वो भी उनसे मिलने गए हैं। आपके वाकफान हाल हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ मुझसे ज्यादा आपसे आपका इज्जत करते हैं। आपकी 100% ठीक है। हुकूमत क्योंकि IMF की शराइत मानना नहीं चाहती, वो चाह रही है कौमी सलामती कौंसिल का इजलास भी हो, वजन उस पर जाए, खानदानी दबाव और इत्तेहादी जमातों का दबाव। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ की हुकूमत में सबसे बड़ी रुकावट है और दूसरे जो पीछे बैठ के पत्ते हिलाते हैं, मोहरे चेंज करते हैं, मेरा ख्याल है वो भी हरकत में आ चुके हैं। आप ही ने मुझे दोपहर को बताया था कि वो मीटिंग हो चुकी है। अच्छा भट्टी साहब ये बताइए कि अब चूंकि हालात तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि शायद अगले हफ्ते कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जाए, आम इंतखाबात के लिए अनाउंसमेंट हो जाए। अगर कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं तो आपके नज़दीक इस वक्त कौन फायदे में रहेगा, PTI या फिर PMLN? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं PMLN ऐसे लग रहा है कि जैसे वो डिफेंसिव मोड पे है। समीना, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। कल गैब का इल्म अल्लाह के पास है। मुझे ये इलेक्शन खूनी नजर आते हैं क्योंकि इमरान खान की प्रॉब्लम है कि वो इलेक्शन वो मानेंगे अगर वो जीते तो। अगर वो इलेक्शन में अगर नहीं जीतते, 2/3 मेजोरिटी उन्हें ना मिलती। दूसरा, एक तो ओवरसीज पाकिस्तान पे डेड लॉक है, EVM पे डेड लॉक है, मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन एक टेबल पे नहीं आती। अगर नवाज शरीफ हुकूमत खत्म करते हैं, अब शहबाज शरीफ तो अपोजिशन लीडर आज ही राजा रियाज को बनाया गया। इन दोनों की मर्जी से नई केयर टेकर हुकूमत बनेगी। क्या उनको इमरान खान साहब मानेंगे? इमरान खान साहब तो बहुत जिद्दी बच्चे की तरह सियासतदान है। तो मुझे लगता है आइंदा टकराव होगा इतनी आसानी से इलेक्शन की तरफ जाना, जैसा इमरान खान समझ रहे हैं बनी बनाई प्लेट में उन्हें पूरी कस्टर्ड तैयार नहीं मिलेगा। अच्छा भट्टी साहब एक और बात बताइएगा कि ये जो कुछ हलकों की तरफ से ये बात भी की जा रही है कि जी कोई कौमी हुकूमत टाइप चीज़ बन जाए, टेक्नोक्रेट्स और ये और वो, फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ करके तो बांग्लादेश मॉडल और 2 साल के लिए एक ऐसी निगरान हुकूमत बन जाए। इस बात में क्या सच्चाई है, इस पर भी कोई रोशनी डालें। देखिए इमरान साहब, मैं और आप एक जमहूरी है और हम चाहते हैं लेके गए, लेकिन जो आपकी बात है असल रोशनी इस पर हो रही है। अहम अदारों ने 8 दिन से कराची में 80 एक्सपर्ट को बुलाया, इस्लामाबाद भी बुलाया है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इन हालात में अगर इलेक्शन कराए तो जिस तरह सियासतदानों ने नफरतें तकसीम की है, तो खुदा ना खास्ता मुल्क में अफरा तफरी ना हो, जंग की बजाय तसादम ना हो। तो उसके हालात भी बहुत ज्यादा है, वो भी प्लान बी है, उस पर भी गौर किया जा रहा है। और आप मुझसे ज्यादा बाखबर है, मुझे ऐसे टेस्ट लगा के मरवाना है, क्योंकि ये मौजूदा हालात में सियासत अगर इलेक्शन हुए समीना तो तसादम की तरफ जाएगा और हारा हुआ कोई आदमी रिजल्ट नहीं मानेगा। पीपल्स पार्टी ने भी अपनी मीटिंग में फैसला कर लिया कि वो इमरान खान के कहने पे इलेक्शन नहीं कराएंगे। मौलाना भी ये तैयार कर चुके हैं और इसमें शहबाज शरीफ की भी है। अब हुकूमत
कब जाती है, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक नताइज नहीं आएंगे, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि आप जो मर्जी के, लेकिन हमें पता है कि ना नजर आने वाले जो हल्के हैं उनमें भी आपकी बड़ी रसाई है, आपके पास खबर खुद चल के आ जाती है वहां से भी। तो मैं सिर्फ जानना ये चाहूंगा कि जब ये लोग नहीं मानेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के तो वहां भी ताल्लुकात हमेशा ये बात रही है कि बड़े अच्छे रहे हैं, तो क्या अब आप साहब आपको इमरान साहब मुश्किल में डाल रहे हैं बार बार। नहीं, तो अब आप क्या समझते हैं कि अब मियां शहबाज शरीफ के उनके साथ मामलात इस मौजू पे क्या नतीजा क्या निकलेगा? देखिए इमरान साहब, आप मुझे मरवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे भाई हैं, मैं आपके साथ बनने के लिए भी तैयार हूँ। नामालूम जो लोग नजर नहीं आते ना, वो जो नामालूम गाड़ी भेजते हैं और जो नामालूम गाड़ी हरकत करती है, वो भी कभी नजर नहीं आती, वो भी केस कभी ट्रेस नहीं हुए। लेकिन शहबाज साहब के उनके साथ राब्ते अच्छे हैं। और आपकी इतला के लिए अर्ज है, मोहतरम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे सलमान शहबाज से भी उनकी ताकतवर हल्के रेगुलर राब्ते में है। इसीलिए मेरे ख्याल है कि जैसे इमरान खान चाह रहे हैं एज इट वैसे नहीं आएगा। इमरान खान को भी 2 कदम पीछे होना पड़ेगा। अगर इलेक्शन किसी भी स्टेज पे होते हैं तो मनोवान इनकी शराइत नहीं मानी जाएंगी। ठीक, कंसेंसस लेकिन डेवलप किया जा सकता है। भट्टी साहब, लास्ट क्वेश्चन, आप समझते हैं कि जो मुल्क के बड़े हैं वो इनको लेके कहीं एक जगह बैठे हैं और सबको किसी एक पेज पर राजी कर लें? देखिए समीना, सियासतदान तो एक सीट पे बैठने के लिए तैयार ही नहीं। इमरान खान साहब 3.5 साल रहे और उन्होंने कहा अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाऊंगा। एक को एक गद्दार कहता है, एक आइन शिकन कहता है। इनको बिठाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे वैलिड आपका सवाल है, बड़ा मुश्किल है इनको बिठा के कंसेंसस करा के ऐसा इलेक्शन कराना जिसको हारने वाला भी माने और जीतने वाला भी माने। ये एक मुश्किल टास्क है जिसे इतना आसानी से मेरा ख्याल है ये मिलने वाला नहीं है। इसके लिए अदारों को खासी मेहनत करना होगी। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भट्टी साहब का नाज़रीन बाखबर किस्म का तज्जिया आपने सुना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो उसके बाद फिर मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और सूरत हाल काफ़ी गंभीर भी है और भट्टी साहब तो ये कह रहे हैं कि इतना कुछ है, सब स्टेक होल्डर्स को राज़ी करना किसी एक पॉइंट के ऊपर खासा मुश्किल काम है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो खुदा न खास्ता मसले का हल निकलने के बजाय मसला और बिगड़ सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है या नहीं, इस पर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से भी थोड़ी सी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। हिलाली साहब, आप हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते मुझे नज़र आते हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला दिया है। आप यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको डी सीट कर दिया जाएगा, जो पंजाब के 25 अरकान थे और उन्हें डी सीट कर दिया गया है, तो इससे थोड़ा सा एतमाद बहाल होगा पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर? सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी या जो प्रेसिडेंट के सवाल के जवाब के बाद जो उन्होंने फ़ैसला किया है कि आप अपने पार्टी लीडर के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकते, तो इसके बाद तो ये ऑब्वियस था। दिलेरी ये होता अगर इससे पहले इन्होंने ये फ़ैसला करता। अब तो उनको फैसला करना ही था। सुप्रीम कोर्ट का तो बाइंडिंग आ गया था कि यू हैव टू लिसन टू द लीडर ऑफ योर पार्टी। तो क्या बड़ी बात है, पता नहीं क्या ये रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है, सब चीज़ें कुछ नहीं हुआ है भाई। उन्होंने दे सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल, तो उन्होंने को करना ही था। मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, भट्टी साहब का बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है हर वक्त जब वो आते हैं। मैं सिर्फ एक बात कह दूं कि देखिए डिवीज़न क्या है पाकिस्तान में, अवाम और इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और वो दूसरे ये जो पार्टीज़ हैं, अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट। अब ये एक किस्म का इस्टेब्लिशमेंट इज वेवरिंग। एक ज़माने में तो सॉलिडली थे, अब दे आर वेवरिंग। इक्वेशन चेंज हो फैसला ये होगा ठीक है जब इस्टेब्लिशमेंट कहेगा
और बड़ा, ये बहुत अहम फैसला होगा। मगर अमेरिका इज अ प्लेयर, अमेरिका इस इलेक्शन में ए साइजेबल प्लेयर। हम कैसे बात कर सकते हैं विदाउट अमेरिका? इसलिए इमरान खान कहता है हर वक्त वो गुलामी अमेरिका, गुलामी अमेरिका। काश के उसको नहीं कहना पड़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो जब बात करते हैं हम, ये हमारे डिस्कशंस में ये भी इस करें कि एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगा। ठीक, तो आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है इमरान खान की पॉपुलैरिटी की। ठीक है, लेकिन उनको उनकी पॉलिसी भी पता है, तो वो दोनों के दरमियान में भी कहीं फंस जाते हैं। लेकिन इमरान साहब, मैं एक चीज़ की उसमें कर दूँ, हिलाली साहब ने उधर PMLN और बाकी पार्टीज़ के साथ अवाम ने डाला, उनके साथ भी ये लोग हैं हिलाली साहब, उनके भी अच्छे जलसे हो रहे हैं। देखिए, हिलाली साहब ने जो बात की है ना, इमरान खान साहब को भी यही जोम है और इमरान खान साहब के चाहने वाले भी यही समझते हैं कि शायद पूरे पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ कोई नहीं है। देखें, जब इंसान ये सोच रखता है तो असल में वो ख़राबी की तरफ जा रहा होता है। अपने मुखालिफ को, अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मामला ये है कि देखें, ये जो जमातें हैं इनको भी लोग वोट देते हैं और वो अब हमेशा वो भी सीटें जीतते हैं, असम्बलियों में आते हैं। तो ऐसे ही तो नहीं कि अगर उनके साथ अवाम है ही नहीं। बिल्कुल। असल इशू ये नहीं, मेरे नज़दीक इशू इस वक्त ये है, आप देखें कि इस्टेब्लिशमेंट जो ये बात की जा रही है कि जी वो भाई इमरान खान को तो सूट ही ये करता है क्योंकि वो तो साजिश का बयानिया बेच रहे हैं ना। तो जब साजिश का बयानिया तो किसने साजिश की जी? अमेरिका ने। अब अमेरिका के एंटी वो जाएंगे, ये तो उन्हें पता है का डिफेंस आपके मामला, आपकी चीजें, स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, और उसके अलावा माशी मामलात बिल्कुल हैं। ऐसे ही। लिहाजा एकदम से आप उनसे बिल्कुल अपनी जान नहीं छुड़वा सकते, उनसे रुख नहीं मोड़ सकते, लेकिन सियासत के लिए वो उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब मामला ये है कि दूसरी जमातें जो हैं वो क्या करेंगी? क्या आप समझती हैं कि आज जो अपोजिशन लीडर का इंतखाब किया गया है वो किस लिए किया गया है? वो भी इसीलिए किया गया है कि इमरान खान साहब को भी अंडर प्रेशर लाया जाए कि अच्छा बच्चों कोई बात नहीं, आप अगर हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं तो हमने भी अपोजिशन लीडर बना लिया और आइन और कानून के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को फैसला कर लेते हैं तो वो माना जाएगा। अगर आप जब समझते हैं कि आप वो फैसला नहीं मानना चाहते तो आप असम्बलियों में वापस आ जाएं, आप आए हमारे पास और अपोजिशन लीडर के तौर पे हमें बताएं कि क्या है। लिहाजा देखें, दोनों तरफ से अपने अपने जो है ना कार्ड्स खेले जा रहे हैं। अभी तक गेम ऑन है। बिल्कुल, अभी तक गेम ऑन है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि देखें, जो भी वो ताकतवर ऐसी कुव्वतें हों जो नज़र नहीं आती, या एस्टेब्लिशमेंट हो या कोई हो, किसी एक पार्टी को राज़ी करके इलेक्शन में नहीं जा सकते, या किसी एक पार्टी को राज़ी करने के लिए इलेक्शन से इनकार नहीं कर सकते। टर्म्स एंड कंडीशन मुत्तफिका होंगी। हर बंदे को, हर जमात को, हर लीडर को कुछ बात मानना पड़ेगी, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी और थोड़ा पीछे भी हटना पड़ेगा। अगर आप पीछे नहीं हटेंगे, अगर आप कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी नहीं, जी लाल साहब मैं आ रही हूँ, एक मिनट, तो फिर आपको उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। जी लाल साहब, देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि अमूमन मुल्कों में एक इलेक्शन अवाम डिसाइड करती है और अमूमन जिसके पास ज़्यादा अवाम होता है वो जीत जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है, और ख़ास तौर इसलिए कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है, हमारे दुश्मन ऐसे हैं, हमारे दोस्त ऐसे हैं कि पाकिस्तान का जो ओरिएंटेशन है इन सब के लिए ज़रूरी है, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। चीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, रूस के लिए भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की कोशिश होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी को इस तरीके से हम उसकी देखभाल करें कि हमें ज़रूरी ओवरली नहीं पड़ता है अमेरिका की, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, ADB का और अमेरिका के दोस्त और उनके पिट्ठुओं जो होते हैं, ख़ास तौर माफ़ करिए अरब वर्ल्ड में,
कि अगर हमें इनके पैसे की ज़रूरत नहीं होती और नहीं होती अगर हम अपनी इकोनॉमी को ठीक तरीके से चलाते तो ये प्रेशर हमारा उनका नहीं पड़ता। हालांकि हमारा स्ट्रेटेजिक लोकेशन इट्स अ की फैक्टर कम पड़ता। मगर लेकिन हिलाली साहब, ये जो हमारी इस वक्त करंट सिचुएशन है, ये भी प्रेशर्स हैं, बिल्कुल ठीक है, और ये भी फैक्टर्स हैं जिनको देखना है। लेकिन एक फैक्टर ये भी तो है कि इस वक्त हमारी कंडीशन भी ऐसी नहीं है माली तौर पर भी कि हम इलेक्शंस में जाएं और कुछ फैसले जो जल्दी लेने वाले हैं वो मजीद 4-5 महीने डिले हो जाएं। तो फिर इस वक्त इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी तो एक बड़ी प्रॉब्लम। समझा नहीं आपके आप मैं ये कह रही हूँ कि अभी फौरी तौर पर अगर इलेक्शन अनाउंस कर भी दिए जाते हैं तो हम अभी जो IMF का मामला लटका हुआ बीच में, बहुत सारे जो अभी डिसीजन फौरी लेने हैं वो कौन लेगा? और क्या आप समझते हैं कि फिर वही बात जो इमरान साहब कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट वजीर आजम और कोई एक्सपर्ट्स पे मबनी जो है कोई इंटरिम सेटअप आएगा? फिर देखिए, बिल्कुल ये जो क्यों बातें हो रही हैं, हालांकि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का मेरे ख्याल में अब तक ये सिर्फ टॉक है, मैंने ऑन द ग्राउंड कोई प्रेपरेशंस नहीं। और ये जो लोग कह रहे हैं कि हफीज शेख आ गया और वो आ गया और जिस किस्म का उसको रिसेप्शन मिला, मुझे पता है कि उसको वो रिसेप्शन जो मिला है क्यों मिला है। भाई 2-3 घंटे थे एयरपोर्ट, उनको उसको बुलाया गया है अपने एक्सपर्टीज देने फाइनेंस पे। उसको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि ही इज गोइंग टू बिकम द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। उसको इसलिए बुलाया गया है जैसे दूसरों को भी बुलाया गया है। 5-6 लोग आए हैं जिनके बारे में लोग कह रहे हैं भाई खुदा के लिए तुम लोग एक कमरे में बैठो और हमें एडवाइस करो, IMF के पास जाना है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। मगर यस, बट अगर ऐसा लोग बात करने लग गए हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ गया इसलिए कि हफीज शेख आ गया, फलाना आ गया, फलाना आ गया, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपको फिर कहता हूँ, अमूमन अगर अमेरिका का प्रेशर और अमेरिका की डिपेंडेंस इतनी नहीं होती तो ये फैसला अब तक हो जाता। और वो ये होता कि जाओ इलेक्शंस कराओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा। मगर अगर इलेक्शंस पे आप जाएंगे पहले तो फिर इन दोनों को कैसे आप मनाएंगे? पहले केयरटेकर कौन होगा, किस किस्म का, वो भी हो जाता अगर अमेरिका का प्रेशर नहीं है। मगर आप याद रखें कि अमेरिका का डोनाल्ड न्यू ने कहा था कि अगर तुम लोग, हम माफ कर देंगे तुम्हें अगर ये आदमी नहीं जीता, और अगर फिर ये जीत गया विद डबल द स्ट्रेंथ, आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तो वो पूरा प्रेशर डालेंगे। समझते हैं पाकिस्तान पे आफत आ जाएगी। ठीक है, तो वो प्रेशर और भी बढ़ा देंगे। इमरान साहब, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आने का चांस आपको दिख रहा है? नहीं, मुझे जाती तौर पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बात पे भी गौर किया जा रहा है। कुछ हलके इस बात को बाकायदा लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, एक डिबेट शुरू की जाती है, जब मुख्तलिफ मामलात होते हैं तो मुख्तलिफ न्यूज़ के ज़रिए से चीज़ें लीक करके मुख्तलिफ तरह से वो डिस्कशंस करवाई जाती हैं ताकि एक टेम्परेचर लिया जा सके, आवाम में देखा जा सके। लेकिन इस वक्त देखिए, सिर्फ मेरे नज़दीक तो ये है कि अगर इलेक्शन की भी बात होती है, फिर मैं वापस आऊँगा कि इमरान खान साहब तो ये समझते हैं कि वो जीते पड़े हैं और पहले से ज़्यादा अक्सरियत के साथ जीते पड़े हैं। दूसरी तरफ नून लीग ये समझती है कि पंजाब में उनको इतनी बड़ी अक्सरियत मिलेगी कि इमरान खान साहब के छक्के छुड़ा देंगे। ये अगर आप इन सारी चीज़ों में देखें तो ये तो सब ये चाहेंगे कि इलेक्शन हो और 3 महीने के लिए कोई केयरटेकर आ जाए। अब केयरटेकर जो भी 3 महीने के लिए आएगा, ये चाहते हैं कि मीठा मीठा हप करवा थू IMF के साथ वो मुज़ाकरात करें और एग्रीमेंट कर लें, तो उसके बाद जिसकी भी हुकूमत आए वो कहे जी ये देखें पिछली हुकूमत ये कर गई थी, हमें तो ये मानना पड़ेगा। तो वैसे ये तो सारे जमातों के लिए मेरा ख्याल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हाँ, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है अगर मुद्दा सारा बेचारी केयरटेकर पे डाल दे। उनके कौन से स्टेक होने हैं, उन्होंने कौन सी सियासत ये है कि क्या IMF उन केयरटेकर्स के साथ करेगी? क्या IMF ये नहीं कहेगी कि जी अगली हुकूमत आके हमसे फिर पक्की हुकूमत आएगी तो भाई हम फिर उनसे बात करेंगे। मामला जो है इसमें बड़ा गौर तलब मामला है। फिर दूसरी बात ये कि इस्लामाबाद में और कराची में, जैसे हिलाली साहब कह रहे थे, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे फाइनेंस डिवीज़न में, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ख़ास तौर पे फाइनेंस डिवीज़न में और दूसरे ऐसे जो मुतलका जगह हैं वहाँ पे
पूरी दुनिया से ना सिर्फ माहिरीन को बुलाया गया बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के जरिए भी बहुत सारे लोगों से राय ली जा रही है और एक्सपर्ट से बात की जा रही है कि किस तरह से इस मुश्किल से निकला जा सके। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात ये भी हम करेंगे कि बिलावल भुट्टो ने बहैसियत वज़ीर ख़ारजा जो पहला दौरा अमेरिका किया है तो क्या कितना सक्सेसफुल रहा, वो कैसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, कितने मार्क्स देंगे हिलाली साहब उन्हें, तो ज़रा बात होगी इसके हवाले से भी डिटेल में। और इमरान साहब से थोड़ा पंजाब के ऊपर भी मैं कमेंट ज़रूर लूँगी और अंदर की खबर भी कि क्या वहाँ पर हालात होने जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक जिसके बाद वापस आए। वेलकम बैक जी। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले थोड़ी बात हो रही थी पंजाब के हवाले से, इमरान साहब आपका कमेंट इस पर रह गया था, पंजाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरफ मामला जाएगा, क्या वज़ीर आला हमजा शहबाज अब नहीं रहे, क्या दोबारा इलेक्शन होगा या फिर किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं होगी, ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, क्या ये जो बात हुई है लोगों से क्या कहते हैं? क्यास ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखें ऑन ग्राउंड तो नून लीग का ये कहना है कि उन्हें अभी भी अक्सरियत हासिल है। वो किस तरह, वो कहते हैं कि देखें नून लीग के पास थी 165 सीटें, उसमें उन्होंने 4 लोग उनके मुनहरिफ हो गए और 161 बाकी रह गई। उसके बाद 7 पीपल्स पार्टी की उनके साथ आ गई, 4 आज़ाद आ गए, 1 राह हक के आ गए, तो ये टोटल बन गई। आप ये देखें उनके पास जो सीटें बची, उसके बाद अब उनके पास ये उनके 4 निकाल के बाकी रह जाते हैं 168 के करीब लोग। और अगर आप इसी तरह से देख लें उनका मामला पीटीआई का, तो पीटीआई वाले जो हैं, अब पीटीआई तो खैर नहीं, परवेज़ लाई साहब क्योंकि उनके कैंडिडेट थे, पीटीआई की सीटें 183 थी, 25 ये लोग मुनहरिफ हो गए, वो निकल गए तो बाकी रह गए 158। अब जब 158 में से 10 हो गए 168, अब वो 173 में से 168 निकालें तो बाकी 5 नून लीग के ज्यादा बनते हैं उनके मुताबिक, उनकी ये कैलकुलेशन के मुताबिक अभी भी उनको 5 लोगों की बढ़तरी हासिल है। अब देखना ये है कि क्या इन 5 लोगों की बढ़तरी पे वो अपनी हुकूमत को कायम रखते हैं, या फिर अगर ये फैसला हो जाता है जैसे लाली साहब कह रहे थे कि अगर कौमी असम्बली टूटती है तो फिर सूबाई असम्बलियां भी टूट जाएंगी। लेकिन इमरान साहब इसमें वो ये कह रहे हैं कि वो 5 लोग जो वो अपने शामिल रख रहे हैं पीएमएलएन वाले, अगर वो एब्सटेन करते हैं, हमजा को वोट नहीं देते हैं, तो उस सूरत में हमजा शहबाज के जो वोट हैं वो 5 तो फिर कम हो जाते हैं, फिर बात बराबर बन जाती है। नहीं सुने, ये उनके 4 निकालने के बाद आपको बता रहा हूँ, देखिए 165 नून लीग के, उसमें 7 आ गए पीपल्स पार्टी के, अब 7 आ गए पीपल्स पार्टी के, 4 आ गए आजाद और 1 राह हक के, टोटल कितने बने 173। एक चौधरी निसार का तो किसी में भी शामिल नहीं है। अच्छा, अब चौधरी निसार साहब जो हैं वो इसलिए शामिल नहीं किया कि वो कहीं किसी को पहले भी वो न्यूट्रल है। हाँ, लिहाजा देखें, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि 2, 3 या 4 वोटों की जो बढ़तरी है वो कोई वाज़ेह बढ़तरी नहीं होती। हमजा शहबाज भी देखें इससे बड़ा क्यास ये है, यहाँ बढ़तरी को आप छोड़ दें, पंजाब में असल क्यास ये है कि गवर्नर कोई नहीं है। हाँ, अगर गवर्नर होते तो वो तो कॉन्फिडेंस का कह देते लेने का। अगली बात सुने, कॉन्फिडेंस का वोट लेना तो उससे भी अगली बात है, असेंबली का इजलास ही नहीं हो सकता क्योंकि गवर्नर साहब होंगे, गवर्नर होगा तो इजलास होगा ना, और फिर जब इजलास अगर हो जाता है तो मुस्लिम लीग नून तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम इत्माद लाएगी, तो उनका परवेज़ लाई साहब का वोट भी जो है वो भी उसमें कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है पंजाब में, इसीलिए आप देखें कि हमजा शहबाज उस तरह से शायद डिलीवर भी अभी तक नहीं कर पाए, ना उनकी अभी तक कैबिनेट ही नहीं बनी है, बिल्कुल तो ये सारी चीजें रुकी हुई हैं। ठीक है, तो अभी पंजाब का बहरान हाल होता नजर नहीं आ रहा। हिलाल साहब आपको कुछ कमेंट करना है तो कर ले, फिर मैं वैसे आपके पास ही आ रही थी। जी जल्दी से मैं ये कह दूं कि 4 नून वोट्स जो हैं, ये शक्करपुरी, क्या नाम है इनका इमरान? शरकपुरी जो एक जी सर, मियां जमील शरकपुरी, हाँ, उन्होंने तो नून के लिए वोट नहीं किया, नहीं किया, मगर उन्होंने वोट डाला ही नहीं, तो इसलिए दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड।
मगर अगर आप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर जाएं तो रियली उनको भी समझना चाहिए कि वो गलत वो जो दे आर लोटास ऑफ नून। अब वो 4 वोट्स लोटास ऑफ नून, अगर वो नून के लिए वोट करें, अगर आप गिनने लग गए तो इट्स नॉट इन अकॉर्डेंस टू द स्पिरिट ऑफ द लेजिस्लेशन। चलिए ये एक टेक्निकल पॉइंट था जो मैंने सोचा आपको। अच्छा इलाली साहब, अब मैं चाह रही थी बिलावल पे बिलावल के ऊपर बात करना चाह रही थी। बिलावल का दौरा अमेरिका, उस पर उन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की, उस पर बड़ी हम सोशल मीडिया पे भी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आप पहले अपना एक जनरल एनालिसिस दे दें, फिर मैं उस पर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन करती हूँ। जी सर, हाउ वाज इट? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि उसने बड़ा अच्छा एक्ट किया, कि मैच्योरली एक्ट किया, कि अपने प्रीवियस गवर्नमेंट को डिसएसोसिएट नहीं किया उनका पॉलिसी रूस के साथ, इसलिए कि उनका पॉलिसी रूस के साथ वो पीपीपी का भी पॉलिसी होना चाहिए रूस के साथ। और बड़े मुश्किल से हमने रूस के साथ हमारी रिलेशनशिप को उस नेच पे ले आए हैं जो रूस फ्रॉम एन अक्वेंटेंस इट कैन बिकम अ फ्रेंड। दोस्ती उनके साथ हो सकती है, और जब हमें गंदम चाहिए और जब हमें तेल चाहिए और इतना सस्ता मिल रहा है तो ज़रूर होनी चाहिए, और अमेरिका के धमकियों से नहीं डरना चाहिए। तो वेरी गुड कि उसने कम से कम उधर उसने पार्टिजान पॉलिटिक्स नहीं खेला। मगर एक चीज़ तो हम कभी भूल ही नहीं सकते हैं ना, कि उसका उधर होना इसलिए था कि जो गवर्नमेंट इधर थी उसको अमेरिका ने मदद की रिमूव करने के लिए और धमकियों से। और जितना भी सक्सेसफुल अमेरिका था या नहीं था, डजंट मैटर, द फैक्ट इज़ कि अमेरिका ने इमरान खान के गवर्नमेंट के साथ नफरत थी उनको, वो नहीं चाहते। तो उसका उधर होना वही एक काफ़ी था बताने के लिए पूरी दुनिया को कि यार ये एक और पिट्ठू आ गए हैं अमेरिका के, ये भी पिट्ठू है। हालांकि जो बयान उसने दिया था इट वाज अ वेल कंसिडर्ड बयान, जिसके लिए मैं उसको क्रेडिट देता हूँ। ठीक है इमरान साहब, बिलावल की इस बात पे वैसे अक्सर सताइश हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने बात की है, दौरा रूस को उन्होंने डिफेंड किया है, लेकिन ओवरऑल आप क्या समझते हैं, बिलावल का ये एक सक्सेसफुल दौरा था, अच्छा विजिट था, और अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में कोई बेहतरी आएगी? जिसमें ना बड़ी सादा सी बात है। पहले एक बात समझे कि इस बयान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया। देखिए, उन्होंने अपने पिछले वज़ीर आज़म के साथ 1001 इख्तलाफ होने के बावजूद ये कहा कि नहीं जनाब, वो बात जो है वो बिल्कुल ठीक थी और हम उसके ख़िलाफ़ कोई ना बात करेंगे ना बात सुनेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि कम से कम जो मुल्की पॉलिसीज़ हैं उनमें हुकूमत चाहे चेंज आ जाए, कोई रजीम हो, हमारी पॉलिसीज़ वो ही होंगी। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि अगर ये पूरी दुनिया में बात डिस्कस हो रही है तो इसका मतलब है बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दौरा कामयाब है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहाँ उन्होंने सियासत करनी है, अगर उनकी तारीफ हो रही है, वज़ीर ख़ारजा के तौर पे पहले ही उनका दौरा था और उन्होंने और बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि अमेरिका नाराज था ना हमारे से, अमेरिकी ताल्लुक था। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में वो गए, वहाँ मीटिंग्स की, उन्होंने अमेरिकन जो थे क़यादत उनसे मुलाकातें की, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की, और फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी जो एक्टिविटी की, तो ये शो करती है कि पहले वज़ीर ख़ारजा के तौर पे पहले दौरे में ही उन्होंने अपने तक एक अच्छी कोशिश की और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया। मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें अप्रिशिएट ही करना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन तक ही समझें इलाली साहब, या फिर हम समझें कि इन टर्म्स ऑफ मनी भी हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है कोई बिजनेस लाने में, और ख़ास तौर पर IMF के ऊपर अमेरिका ज़ाहिर अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकता है, तो इस सिलसिले में भी आप समझते हैं कि बिलावल ने कन्विंस किया होगा अमेरिका को? आई थिंक अमेरिका चाहती है कि ये गवर्नमेंट जो इस वक्त है वो सक्सेसफुल हो, और तो अमेरिका IMF को ज़रूर कहेगा कि जितना तुम मदद कर सकते हो इनको करो, बिल्कुल कहेगा। और अगर मदद करके उनके साथ एक अच्छा डील होता है, इसलिए कि अमेरिका इनको चाहती है, वेरी गुड। जो भी रिज़ल्ट आए इलेक्शन का, आखिर ये डील को लेके अगले गवर्नमेंट को भी आगे बढ़ना पड़ेगा।
मगर जैसे आपने पहले कहा, इसलिए कि वो इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, अगर ये इम्प्रेशन हो जाए तो फिर IMF कहेगा कि भाई अगले गवर्नमेंट से हम बात करेंगे, अब आपसे क्यों बात करें। और लगता है ये एक रिएक्शन उनका हो सकता है। मगर अगर इन लोग अ गुड डील विद द IMF, अगर बिलावल डिलीवर कर सकता है और ये गवर्नमेंट भी डिलीवर कर सकती है, पाकिस्तानी खुश होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी। बहरहाल बिलावल को हम कहेंगे ऑल द बेस्ट। बाकी गवर्नमेंट जो है इस वक्त काफ़ी यूँ कह लें कि बिल्कुल बारीक से धागे पे खड़ी है। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, प्रेशर्स हैं और तनाव भी हैं। देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, हम नज़र रखे हुए हैं। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।